हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज एक बात बताओ कि हमको हमेशा जो चाहिए क्या हमको वो मिलता है? नहीं मिलता, राइट? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम जुगाड़ लगाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इसी फिलॉसफी को लेके है। देखो, ऐसा है कि कभी कभी हमको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना कैपेसिटेंस चाहिए होता है वैसा कैपेसिटर्स अवेलेबल नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको जुगाड़ लगाना पड़ता है। हमको बहुत सारे कैपेसिटर्स को कंबाइन करके उस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस को अचीव करना पड़ता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैपेसिटर्स को अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हमको कितना कैपेसिटेंस मिलेगा। ठीक है ना? कंबाइन करने के बाद जो कैपेसिटेंस मिलता है उसको हम बुलाते हैं, वी कॉल देम एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि वो उस एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा जो कि एग्जैक्टली बाकी पूरा ग्रुप जैसा काम करेगा, जितना चार्ज स्टोर करेगा, जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे वो सिंगल कैपेसिटर उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। मतलब ये पूरे ग्रुप का वो एक अकेला रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स मैं अगर पूरे ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके वही काम एक सिंगल कैपेसिटर से करवाना चाहूँ तो उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के वैल्यू को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है? और आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा वो हम सीखेंगे। ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन का दो तरीका है। एक तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम कैपेसिटर्स का एक प्लेट का टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा। मतलब एक के बाद एक कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, वन आफ्टर द अदर। एक प्लेट का टर्मिनल दूसरे प्लेट के साथ जाके कनेक्टेड होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन मैं तुमको और भी अच्छे से समझाऊंगा कि हम एक पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या देख के आइडेंटिफाई करेंगे। जस्ट वेट फॉर इट। उसके पहले लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। यहाँ पर हमने एक के बाद एक दो कैपेसिटर्स को रखा है। मैं तुमको बेसिकली ये दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट के अक्रॉस बैटरी लगाता हूँ तो चार्जेस किस तरीके से इन कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है टू फाइनली अंडरस्टैंड कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो कि बैटरी क्या है। मैंने सिखाया था बैटरी क्या है। बैटरी हमेशा चार्ज सप्लाई करता है। और मैंने तुमको एक छोटा सा सोचने का तरीका सिखाया था कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट ऑलवेज सप्लाइज पॉजिटिव चार्ज एंड बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इट सप्लाइज नेगेटिव चार्ज, राइट? तो इन दिस केस यहाँ से लड़े से कितना चार्ज निकला? प्लस क्यू। यहाँ से कितना चार्ज निकला? माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज जाके इस प्लेट में डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे दिख रहा है यहाँ पर प्लस क्यू आ गया। और ये माइनस क्यू जाके, ये जो माइनस क्यू है ये जाके इस प्लेट में डिपॉजिट हो जाएगा, माइनस क्यू, जो कि इस प्लेट में दिख रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आता है। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज है एंड ये जो दूसरा प्लेट है, this is a plate facing this plate, and we know that facing surfaces will always have equal and opposite charge, which means कि अगर इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज आता है, ये माइनस क्यू को पसंद करता है, इट लाइक्स माइनस क्यू, तो ये प्लेट इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा। एज बिकॉज ये मेटालिक प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू वो खींच के इस प्लेट में लेके आएगा, तो इस प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ कि माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इट्स ओके, वेल अंडरस्टूड। पर तुमको ये सोचना है कि माइनस क्यू चार्ज आता तो है, लेकिन कहाँ से आता है? अगर ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा तो कहाँ से आएगा? इसका जवाब देने के लिए मैं चाहूँगा कि तुम इस ग्रीन कलर का जो मैंने एक बाउंड्री बनाया है इसके अंदर ध्यान से देखो, और तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। वो ये है कि देखो, ये वाला जो प्लेट है एंड ये वाला जो प्लेट है, दे आर जस्ट कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये दोनों प्लेट्स सिर्फ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाहर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इनके पास पहले कोई चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज 0 था। दैट मीन्स हमेशा इन दोनों प्लेट्स मिला के टोटल चार्ज क्या होगा? 0 ही होगा। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसको? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, बिकॉज ये बाहर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इन दोनों प्लेट्स में मिला के टोटल चार्ज हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो इसी से ही हमको अपना जवाब मिलेगा। हमको पता चल गया कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस क्यू यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस प्लेट में अगर माइनस क्यू आया है ना, वो एक्चुअली ये जो प्लेट है इस प्लेट से खींचा गया है। इस प्लेट से माइनस क्यू चार्ज निकल के इस प्लेट के पास आया है। इज दैट क्लियर? यहाँ से खींचा हुआ माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर। तो एक बात बताओ, अगर इस प्लेट से माइनस क्यू चार्ज छोड़ के चला गया इस प्लेट के पास, सो आई कैन से इस प्लेट के पास एक माइनस क्यू चार्ज का डिफिशिएंसी है। एंड माइनस क्यू चार्ज के डिफिशिएंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द साइन प्लस क्यू। माइनस क्यू कम है मतलब इट हैज़ गॉट एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना चार्ज निकल के जा चुका है, माइनस क्यू चार्ज जा चुका है, तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा? प्लस क्यू। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से ये देख के बताओ कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज इन दिस केसेस माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर कितना होगा? 0। और मैंने तो यही कहा था, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इन दोनों को मिला के हमेशा टोटल चार्ज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन। दिस इज वन थिंग दैट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं तुमको अभी पूछूं एक सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पावरफुल आइडेंटिफाई करने वाला आइडिया क्या है, या हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को देख के कैसे ये पता करेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और वो ये है कि अगर हर एक कैपेसिटर में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो। क्या बोला मैंने? अगर हर एक कैपेसिटर में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। खुद सोच के देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू इधर आएगा, माइनस क्यू इधर होगा, तो इधर प्लस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू चाहिए, और इस माइनस क्यू को इस बैटरी ने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखो, हर एक कैपेसिटर में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है? सेम। ठीक है, समझ में आया? हर एक कैपेसिटर में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि टर्मिनल से जितना चार्ज आता है हर एक कैपेसिटर में उतना ही चार्ज होना पड़ेगा। देखो, टर्मिनल से कितना चार्ज आया? क्यू चार्ज आया, और हर एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है? क्यू चार्ज ही है। तो टर्मिनल के अक्रॉस जितना चार्ज आता है, अगर हर एक कैपेसिटर में उतना ही चार्ज रहता है, तब जाके हम उस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके फाइन। मैंने टर्मिनल वर्ड यूज़ किया, कंफ्यूज मत होना। टर्मिनल हम किसको कहते हैं? अगर ये बैटरी है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं हम इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। समझ में आया? तो टर्मिनल से कितना चार्ज आया? क्यू चार्ज आया, और हर एक प्लेट में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अच्छे से लिख के रखा है। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एज दैट ऑफ द चार्ज एंटरिंग थ्रू दी टर्मिनल्स। टर्मिनल से जहाँ पर चार्ज आ रहा है उसके बराबर है, तो उस कॉम्बिनेशन का हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? ओके। नेक्स्ट ध्यान से देखना, मैंने तुमको ये ट्रिक पहले भी सिखाया था कि ये अगर टर्मिनल है, लेट अस से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज को मैं 0 वोल्ट बोलता हूँ। अगर ये 0 हो गया, मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल V होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मेरा चॉइस है, मैं रेफरेंस चूज कर ही सकता हूँ। मैं ये मान ही सकता हूँ कि चलो इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है, मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस प्लेट का भी क्या होगा? V। और मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि अगर हमने किसी दो जगहों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है, तो उन दो जगहों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये अगर 0 है, इस प्लेट, इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल अगर हमने 0 माना, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर ये V है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये जो पॉइंट कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? V ही होगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर ये V वोल्टेज है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इन दोनों एंड पॉइंट्स के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? V ही हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 है, ये V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये समझ आया? ओके। अच्छा, दैट मीन्स इन दोनों के अक्रॉस अगर V है, ध्यान से देखना, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल चेंज मैंने लिख के रखा, राइट? बिकॉज ऑलवेज देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सिखाया था कितना डिफरेंस का फॉर्मूला है? V = Q/C। मैं उस V के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 है या पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि V1 + V2 इज नथिंग बट V? Because V1 + V2 is nothing but the potential difference between these 2 points, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस
टोटल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है, एंड V बराबर V1 प्लस V2 होगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा, ध्यान से देखो, फर्दर V इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर V है, ये V1 है, ये V2 है, तो दोनों मिला के V1 प्लस V2 मिला के क्या होगा? V होगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, अंडरस्टूड। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर V1 प्लस V2 V होता है, लेकिन V1 कितना है, V2 कितना है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हमको चाहिए कि V1 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना होगा। और इसका जवाब हमको देगा हमारा फेमस रिलेशन V इक्वल टू Q बाई C, राइट? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। और हमने जस्ट नाउ ये सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स को कंपेयर करूं, दोनों में Q का वैल्यू क्या है, सेम। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, दोनों में Q का वैल्यू क्या है, सेम। दोनों में अगर Q का वैल्यू सेम है, दिस Q इज सेम, तो कैन आई से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C? Q is same in both the capacitors, so V in this case is what? Inversely proportional to C। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? द पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, विच मीन्स अगर मैं V1 बाई V2 का रेशियो निकालूंगा, वो हम क्या लिखेंगे? V1 बाई V2 इज इक्वल टू व्हाट? C2 बाई C1। इज दैट क्लियर? C2 बाई C1। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बढ़िया है। अभी हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो, दिस इज वन रिलेशन, दिस इज वन रिलेशन, और ये दूसरा रिलेशन है, तो इन दो रिलेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका भी ट्रिक मैंने सिखाया था, हमेशा याद रखना। अभी अगर हमको V1 का वैल्यू चाहिए, V1 के सामने कौन है? C2 है, तो C2 को लिखना है, नीचे क्या लिख देना? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। हमेशा ये ट्रिक यूज़ करना, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। मैंने तुमको सिखाया भी था ये कैसे आता है, फिर भी अगर याद करना है तो दोनों तरफ प्लस वन करना, सिंप्लीफाई करना, तुमको V1 V2 का वैल्यू पता चल जाएगा। एक बार +1 ऐड करके फाइनली यू विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है? बट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना V1 के सामने C2 है, C2 लिख दो, नीचे क्या लिखोगे? C1 प्लस C2। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ कितने का? V1 प्लस V2। टोटल वोल्टेज भाई साहब कितना है? टोटल वोल्टेज तो V है, तो टोटल वोल्टेज अगर V है तो दिस मच ऑफ टोटल वोल्टेज हम V लिख सकते हैं। समझ में आया? सिमिलरली अभी अगर हमको V2 लिखना है, क्या लिखना है? V2 के सामने कौन है भाई साहब? C1 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? C1, नीचे क्या लिख देंगे? C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल वोल्टेज, दैट इज व्हाट? V। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम V1 और V2 आराम से निकाल सकते हैं। पक्का समझ में आ गया? ओके फाइन। एक काम करता हूँ, मुझे ना इसके सामने और एक एक्सप्रेशन चाहिए होगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के रखता हूँ, बिकॉज मैं इस जगह को कुछ और चीज़ लिखने के लिए रखा था, मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, ठीक है? दिस इज V1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा? C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल वोल्टेज, एंड V2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C1, एक मिनट, दिस इज C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल वोल्टेज भी, ठीक है? मैं ऊपर लिख के रखता हूँ। अच्छा, हमारा इस डिस्कशन का मेन पर्पस क्या था, एक बार ये याद करो। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, उसको जोड़ने के बाद हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा। C इक्विवेलेंट का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना। ये डिड यू अंडरस्टैंड दिस, दैट हमने इन कैपेसिटर्स को इस एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया, और ये जो सिंगल कैपेसिटर है वो एग्जैक्टली इस ग्रुप जैसा ही है। इसके अक्रॉस तुमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था? V वोल्टेज। इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज अप्लाई करोगे? V वोल्टेज ही अप्लाई करोगे। यहाँ बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? Q चार्ज। यहाँ पर भी बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? Q चार्ज ही सप्लाई किया। मतलब हर तरह से ये जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट, हम वो निकालना चाहते हैं। ठीक है? अच्छा, वी ऑल नो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये अगर V है, ये भी V है, एंड दिस भी बराबर V1 प्लस V2। ठीक है? अभी जब मैं इस एक्सप्रेशन में V का वैल्यू लिखना चाहूँ, किसका वैल्यू लिखना चाहूँगा? V का वैल्यू लिखना चाहूँगा। मैं
V का वैल्यू इस पर्टिकुलर सर्किट से लिखना चाहूँगा। ये अगर V है, इस कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। एंड V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C इक्विवेलेंट, यहाँ से लिखते हैं V का वैल्यू। तो V की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 हम यहाँ से लिखते हैं दैट इज Q बाई C1, हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज Q बाई C1 प्लस, अगर मुझे V2 का वैल्यू लिखना है तो हम यहाँ से लिखेंगे दैट इज Q बाई C2। सो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज Q बाई C2। दैट मीन्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ हमको क्या मिलेगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा, कुछ आया समझ में? दिस इज द वेरी फेमस एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हिच आर इन सीरीज। Q तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये फॉर्मूला है जो हमको C इक्विवेलेंट का वैल्यू बताएगा, बिकॉज C1 C2 तो हमको पहले से पता हो। इज दैट क्लियर? ओके, देखो ये सब चीज़ें तुमने पहले भी क्लास 10 में पढ़ा है, रजिस्टर्स में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। देखो वैसा ही चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मैं एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करता हूँ याद करने के लिए, बिकॉज नॉर्मली हम भूल जाते हैं। बिकॉज रजिस्टर के केस में क्या होता था, रजिस्टर के केस में अगर रजिस्टर्स सीरीज़ में होते थे तो हम क्या कहते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन कैपेसिटर्स के केस में उल्टा होता है। उल्टा ये होता है, रजिस्टर्स के केस में पैरेलल जब होता था तो क्या होता था, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कैपेसिटर के केस में ठीक उल्टा होता है, बस इतना याद रखना। तो सीरीज में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी तुम मुझे पूछ सकते हो सर आपने तो 2 कैपेसिटर लिया, n कैपेसिटर्स होगा, तो यही फॉर्मूला है। तुम बस इस फॉर्मूला को क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है, दैट इज 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 टिल 1 बाई Cn, एक्सटेंड कर देना। सेकेंडली, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो क्रॉस एलसीएम लूँगा तो C1 इंटू C2, ऊपर क्या आएगा C2 प्लस C1। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कुछ आया समझ में? दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इज दैट क्लियर? यहाँ से हम वो लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ ए वेरी वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन। तुमको आगे जाके पता चलेगा, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। 2 कैपेसिटर सीरीज़ में तो धड़ाधड़ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये बहुत टाइम बचा देता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फार्मूला से मैं और एक इम्पॉर्टेंट आइडिया एस्टैब्लिश करूँगा। एक बार ये मानो कि C1 एंड C2 का वैल्यू सेम है। C1 C2 का वैल्यू मैंने C माना, मैं लिखूंगा नहीं, दिमाग में करेंगे। ठीक है ना? क्या बोला मैंने, C1 C2 का वैल्यू मैंने क्या माना, सेम। तो C1 का वैल्यू भी C, C2 का वैल्यू भी C, और नीचे कितना आ जाएगा 2C। तो ऊपर क्या होगा C², नीचे क्या होगा 2C। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, C/2। इज दैट क्लियर? मैंने कहा कि C1 C2 का वैल्यू सेम मानना, ऊपर आ जाएगा C², नीचे आ जाएगा 2C, बचेगा क्या, सिर्फ C/2। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा C/2। और तुम्हारे पास सीरीज में तुमने 2 कैपेसिटर्स लिया था, पहले वाले का कैपेसिटेंस भी C है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस भी C है, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू आया C/2। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकलेगा, दैट वैल्यू विल बी स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब तुमने बहुत सारे कैपेसिटर्स का रिप्लेसमेंट निकाला, तो ये जो C इक्विवेलेंट है इसका वैल्यू C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा। समझ में आया? मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इन ए सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा वो सारे कैपेसिटर्स का जो वैल्यूज है C1 C2 C3 C4 C5 जो भी है सबसे कम ही होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखना। एंड फाइनली एट द एंड मैं तुमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है बताना चाहूँगा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज़ करते हैं। व्हेन डू वी यूज़ ए सीरीज कॉम्बिनेशन? ध्यान से देखो, मैं इन 2 पिक्चर्स को लेके डिस्कस करूँगा। लेट अस से मेरे पास एक सिंगल कैपेसिटर है
और मैंने V वोल्टेज लगाया। इसके अक्रॉस अगर V वोल्टेज है, इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या होगा, V वोल्टेज ही होगा। अभी मान लो कि V बहुत हाई है, वेरी हाई वोल्टेज, मतलब हमारे सामने जो वोल्टेज जिसको हमको हैंडल करना है, लेट अस से दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज। अभी अगर ये वोल्टेज बहुत हाई है तो ये वाला वोल्टेज भी बहुत हाई होगा। अगर ये वोल्टेज बहुत हाई है तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे पता है कि V इक्वल टू वॉट E इंटू टी। अगर वोल्टेज बहुत हाई हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत हाई होगा। दैट मीन्स बहुत हाई वोल्टेज के लिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया, सो देयर इज़ ए वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस अंदर वाले मीडियम में, दो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बीच का मीडियम टूट जाए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। समझ में आया? दैट मीन्स अभी अगर मुझे एक हाई वोल्टेज हैंडल करना है तो एक हाई वोल्टेज को मैं एक सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस दे नहीं सकता, बिकॉज ऐसे केस में ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। तब हमको रेस्क्यू करने के लिए आता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन। बिकॉज ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है, इन दोनों कैपेसिटर्स को मिला के भी टोटल वोल्टेज क्या है, V ही है। इज दैट क्लियर? बट द पॉइंट इज, ये जो टोटल वोल्टेज V है, ये पूरे V वोल्टेज का लोड कोई एक सिंगल कैपेसिटर नहीं ले रहा। ये V जो है ये बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। V1 टुकड़ा इसके पास आता है, V2 टुकड़ा इस तरफ आता है। इसका मतलब यह है कि पूरा V वोल्ट का लोड किसी एक कैपेसिटर को लेना नहीं है। हमने वोल्टेज को बेसिकली क्या किया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे केसेस में एज बिकॉज दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कम है, ब्रेकडाउन होने का चांसेस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं सीधा सीधा इस लाइन को प्लेस करना चाहूँ, अगर हमको हाई वोल्टेज हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है, हाई वोल्टेज हैंडल करना है, वी शैल गो फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? श्योर। तो अभी पॉज करो और इसको जल्दी से कॉपी करो, ठीक है? ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर्स है और हमने इसके दोनों टर्मिनल्स को दूसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। दोनों टर्मिनल्स को दूसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे ये होता है कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो द फाइनल कंक्लूजन इज, हम किसी अरेंजमेंट को पैरेलल तभी कहेंगे अगर हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे। लेकिन इसमें भी एक कैच है, हमेशा याद रखना, द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, ध्यान से देखो, इसका भी अक्रॉस V होगा, इसके भी अक्रॉस क्या होगा, V होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो ये हो गया हमारा दोनों टर्मिनल्स। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। ध्यान से देखो, यही वायर जाके इसके साथ भी कनेक्ट होता है और यहाँ से वायर जाके इसके साथ भी कनेक्ट होता है। तो इसके अक्रॉस अगर V है, इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V होगा। सो द सफिशिएंट कंडीशन for a system to be in parallel is that every capacitor should have the same potential difference and that should be same as that across the terminals. Is that clear? समझ में आया? Okay, fine. So this is how we identify a parallel combination of capacitors. Is that clear? हमको निकालना क्या है? हमको ये निकालना है कि अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को सिर्फ किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस करूं ताकि बाकी सब कुछ सेम रहे, इसके क्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी Q चार्ज सप्लाई करता है, ये भी Q चार्ज सप्लाई करता है, तो इस कैपेसिटेंस का वैल्यू जो C इक्विवेलेंट है वो कितना होगा ये हमको बताना है। C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको बताना है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मेन मोटिव। ध्यान से देखो, इट्स वेरी सिंपल। देखो, यहाँ से जो Q चार्ज निकलेगा वो Q चार्ज गया, भागा और यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि भाई साहब मेरे पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, ऊपर जाके इस कैपेसिटर में स्टोर हो सकता हूँ, नीचे जाके इस कैपेसिटर में स्टोर हो सकता हूँ। मैं चलो कैपेसिटेंस का वैल्यू दे देता हूँ। लेट अस से इसका वैल्यू C1 है, इसका वैल्यू C2 है। तो Q चार्ज इस पर्टिकुलर जंक्शन में आता है और डिवाइड हो जाता है। Q1 पोर्शन इधर चला जाता है एंड Q2 पोर्शन इस तरफ आ जाता है। दैट मीन्स Q डिवाइड होके Q1 एंड Q2 में बट जाता है। दैट मीन्स आई कैन राइट Q इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2, ये लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी इसी एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं।
अभी ये जो Q का वैल्यू है मैं यहाँ से नहीं लिख के मैं इस सर्किट से लिखना चाहूँगा, बिकॉज ये Q और ये Q दोनों Q क्या है, सेम। तो अगर मैं इस सर्किट से Q का वैल्यू लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, Q इन दिस केस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अगर है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा। तो Q का वैल्यू कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, वो पुट कर देते हैं। सो इन दिस केस दिस इज C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V, C1 इंटू V प्लस Q2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V। ध्यान से देखो, दिस इज C2 इंटू V। इज दैट क्लियर? तो दोनों साइड से हम V को हटा सकते हैं। सो इफ आई रिमूव V, तो ये आ गया हमारा सबसे फेमस रिलेशन फॉर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम विच इज इन ए पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो पैरेलल कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर तुम इस चीज़ को n कैपेसिटर्स में अप्लाई करना चाहते हो, जस्ट फॉर्मूला को एक्सटेंड कर दो। मैंने नीचे लिख कर रखा है, C इक्विवेलेंट इज व्हाट, C1 प्लस C2 टिल Cn। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि सर Q चार्ज तो यहाँ पर पहुँचता है, Q1 इधर गया, Q2 इधर चला गया, लेकिन Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है? ठीक है ना? लास्ट प्रीवियस केस में जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर डिस्कस किया था, तब हमने वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसमें पहले कैपेसिटर में V1 वोल्टेज है, दूसरे कैपेसिटर में V2 वोल्टेज। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर Q चार्ज आता है तो Q1 का वैल्यू कितना होगा और Q2 का वैल्यू कितना होगा। दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और इस बार भी हम आगे जाके इसी फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, दैट इज Q इक्वल टू CV। दिख रहा है? अभी एक बार बताओ, Q इक्वल टू CV में कौन सा फैक्टर दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है? कम ऑन टेल मी, कौन सा फैक्टर दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है? V जो है दैट इज सेम फॉर बोथ द कैपेसिटर्स, बिकॉज दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो आई कैन से दैट कि जो चार्ज होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपेसिटेंस। इन दिस केस द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। देखो ये जो कहानी है ये पुराना कहानी है। अगर तुमको याद है, जब हमने कैपेसिटर्स डिस्कस करना चालू किया था, मैंने एक वीडियो बनाया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जहाँ पर दो स्पेरिकल कंडक्टर्स थे, उसको हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो रहा था VV, बिकॉज हमको पता है इफ़ यू कनेक्ट देम बाय कंडक्टिंग वायर दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाएगा। वहाँ पर भी हमने चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था और कुछ इसी लॉजिक से डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट? उसी चीज़ को, वो चीज़ फिर से यहाँ पर आ रहा है, इज द सेम लॉजिक, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड वी कैन से दैट Q नाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। उसके बाद इसका कहानी सबको पता है। तो अभी अगर मैं Q1 का वैल्यू पूछूं, क्या टेक्निक है, Q1 के सामने C1 है, C1 को लिख दो और नीचे क्या लिख दो, दोनों का समेशन C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, Q है, Q लिख देना है यहाँ पर, दिस इज Q। सिमिलरली अगर हमको Q2 निकालना है, Q2 के सामने क्या है, C2, तो यहाँ पर हम C2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय व्हाट, C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल चार्ज, दैट इज Q। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर्स में, इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना चार्ज जाके पहुँचेगा। Q1 एंड Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। एंड लास्टली, व्हेन डू वी यूज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? इसका जवाब तुम खुद निकाल सकते हो। एक बात बताओ, यहाँ पर दो कैपेसिटर्स है, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करके अगर मैं और एक तीसरा कैपेसिटर लगाऊं तो बैटरी और चार्ज भेजेगा और वहाँ जाके स्टोर होगा। चौथा कैपेसिटर लगाओ पैरेलल में, बैटरी और चार्ज भेजेगा और उसमें स्टोर होगा। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विच मीन्स हम पैरेलल कॉम्बिनेशन तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी सिस्टम का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। व्हेन वी नीड टू इंक्रीज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन यूज़। मैंने अच्छे से लिख कर रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू स्टोर मोर चार्ज। सीधा सीधा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। देखो सीरीज कब होता है, व्हेन the capacitors have same magnitude of charge. Parallel कब होता है, when the capacitors have same potential difference. और इसी चीज़ को हम बार बार याद करके अप्लाई करते हैं, बट इसके चक्कर में ना कभी कभी हम अपना बेसिक्स भूल जाते हैं। अगर तुमको याद है, मैंने हमेशा एक वर्ड यूज़ किया कि टर्मिनल से जितना चार्ज आएगा दोनों कैपेसिटर में उतना ही चार्ज स्टोर होना पड़ेगा। टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना पड़ेगा, वैसा ही होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। और टर्मिनल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा।
because you need to be very very clear about the sufficient condition under which we can say a particular arrangement is in series or in parallel. डरो मत, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो. These are two capacitors. ये कैसे अरेंजमेंट में है? तुम लोग फटाक से कह सकते हो सर सीरीज में है. चलो मैं तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करके देता हूँ. दोनों का कैपेसिटेंस मैंने सी माना. क्या माना मैंने? दोनों का कैपेसिटेंस मैंने सी माना. अगर दोनों का कैपेसिटेंस सी है तो ये जो V है इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बोथ द कैपेसिटर्स. यहाँ पर भी V/2 है, यहाँ पर भी V/2 है. इज दैट क्लियर? तो हमने जस्ट नाउ यही सीखा था कि अगर दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तब हम उसको पैरेलल में कहते हैं. तो क्या तुम इस वक्त इस सिचुएशन में ये कहोगे कि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं बिकॉज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? कम ऑन, विल यू से दैट? यू कैनॉट से दैट बिकॉज सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन ये है, फर्स्ट येस द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी सेम, एंड सेकेंडली टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा. यहाँ पर टर्मिनल ये है, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, एंड हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/2. तो ये पैरेलल नहीं हो सकता. देखो यहाँ पर ये टर्मिनल से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. इसका भी क्या है? V. इसका भी क्या है? V. तब हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल में है. इज दैट क्लियर? तो टर्मिनल वाला आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से देखो, मैंने सीरीज में भी कहा था कि टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता, कितना चार्ज निकला? Q. हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज हो रहा है? टर्मिनल से जितना चार्ज निकला हर एक कैपेसिटर में उतना ही चार्ज स्टोर हो रहा है. इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? वी शैल से दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कंफ्यूज नहीं होने का, अपना कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करो, तब जाके तुमको फिजिक्स पढ़ के मजा आएगा. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी तुमको समझ में आ ही गया होगा. देखो मैंने दोनों कैपेसिटेंस सी लिया है, यहाँ से Q चार्ज आएगा. डेफिनेटली चार्जेस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दोनों का कैपेसिटेंस क्या है? सेम. तो ये भी Q/2 हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस बोथ द कैपेसिटर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q/2. सो कैन आई से दिस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज? Now you can answer right. No sir, we cannot say they are in series because series होने के लिए सिर्फ दोनों कैपेसिटर में अगर चार्ज सेम हो इससे हम नहीं कह सकते. हमको और एक फैक्टर को भी देखना पड़ेगा. क्या टर्मिनल से जितना चार्ज निकला क्या उतना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है? एक बार वो चेक करके देखते हैं. टर्मिनल से कितना चार्ज निकला Q, लेकिन स्टोर क्या हो रहा है? Q/2. सो टर्मिनल से जितना चार्ज निकला स्टोर उतना नहीं हो रहा. इवन दो द चार्जेस आर सेम वी कैनॉट से दे आर इन सीरीज. Is that clear? Because टर्मिनल वाला चार्ज and डिपॉजिटेड चार्ज सेम नहीं है. बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. और हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V. सो डेफिनेटली दिस विल बी कॉल्ड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. इज दैट क्लियर? इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है. सो फाइन, यही सारी चीज़ें तुमको बताना था. इसको अच्छे से पॉज करो, इसको लिखो. आई होप सो तुम्हारा सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ है एंड आई होप सो यू एंजॉय दिस. सो आज इसको यहीं क्लोज करते हैं. टेक केयर, बाय.